नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कहानियाँ। हिंदी कहानियों के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे आधुनिक कहानियों को, जो कि परीक्षा में जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। रचना और रचनाकार वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें इन कहानियों को विशेष रूप से पूछा जाता है। तो यह एक बुक है आधुनिक कहानियां, संपादक हैं हेतु भारद्वाज जी। तो इनकी बुक है, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो कि नेट के सिलेबस में भी हैं, साथ ही जिनमें से टीजीटी, पीजीटी सहित और भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत यह सभी प्रमुख कहानीकार हैं, जैसे कि चीफ की दावत, परिंदे और तीसरी कस्म उर्फ मारे गए गुलफाम। तीनों कहानियां नेट के सिलेबस में है और तीनों चैनल पर उपलब्ध हैं। यही सच है, खोई हुई दिशाएं, बादलों के घेरे, टूटना, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, लेकिन यह सिलेबस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित कहानी टूटना। राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी दोनों की ही एक एक कहानी इस संकलन में है। तो आज हम राजेंद्र यादव की कहानी देखेंगे टूटना। और टूटना को शुरू करने से पहले टूटना से संबंधित परिचय प्राप्त करेंगे कि टूटना शीर्षक क्यों लिखा गया कहानी का, इसमें क्या, किस चीज के टूटने का जो है, क्या क्या चीज है जो टूट रही है और जिसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो यह हम आज की कहानी में देखेंगे। देखिए, आधुनिक जो कहानियां हैं उनमें ये एक छोटी कहानी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, क्योंकि जी कोई विशेष घटना विशेष को लेकर के एक छोटी सी घटना हो गई और उसी के आसपास कहानी बुन दी गई, ऐसा नहीं है। ये कहानियां पूरी भूमिका के साथ प्रस्तुत होती हैं, शुरू से अंत तक आपको जोड़े रखती हैं। जैसे उपन्यास होता है, उपन्यास में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वैसे ही आधुनिक कहानियों में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जो मूल है, जैसे इसमें टूटना शब्द को शीर्षक के रूप में लिया गया है, तो उनके दाम्पत्य जीवन के जो रिश्ते टूट रहे हैं उनका क्रमबद्ध रूप से वर्णन है, पूरा वर्णन है, व्यापक वर्णन है। जबकि जो प्रेमचंद की कहानियां पढ़ें तो एक छोटी सी घटना रहती है जिसके आसपास पूरी कहानी बुन दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी टूटना। टूटना राजेंद्र यादव की एक बहुचर्चित कहानी है, जिसमें जटिल जीवन सूत्रों में उलझे हुए व्यक्ति की कुंठा, द्वंद्व और संघर्ष में जन्मे अंतर्विरोधों और आत्म प्रवंचनाओं को संवेदनशील, पारदर्शी भाषा और सदैव कहानी निर्माण के द्वारा तीव्रता से उभारा गया है। राजेंद्र यादव की टूटना कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कुंठा, तनाव, तल्खी, आक्रोश की अनुभूतियों से बना है। उसके स्वभाव में दो संस्कारों का टकराव है। उसके व्यक्तित्व के रूपांतरण की यह एक मार्मिक कहानी है। कहानी का नायक किशोर एक सामान्य जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है जो अभिजात्य कर्म के प्रतिनिधि दीक्षित की लड़की लीना से प्रेम करता है। दीक्षित को किशोर कतई पसंद नहीं, क्योंकि किशोर के व्यक्तित्व में कहीं भी नफासत नहीं है। वह विवाह के बाद लीना को किशोर के साथ विदा करते समय भी किशोर को अपेक्षा और हिकारत की नजरों से देखता है, यानी कि लीना के पिता उसको अपने वर्ग के बराबर नहीं समझते। लीना भी क्योंकि एक अभिजात वातावरण में पली है, इसलिए उसे भी किशोर का गटगट पानी पीना, चप चप खाना, डकार लेकर हरिओम बोलना, ढीले ढाले कपड़े पहनना, चाय जहां पसर जाना जैसी हरकतें पसंद नहीं है। इन्हीं छोटे छोटे कारणों से लीना से उसका संबंध टूट जाता है। लीना से संबंध टूटने के बाद एक दूसरा किशोर हमारे सामने आता है, जो दीक्षित से बदला लेने के लिए अभिजात वर्ग की सारी विशेषताओं को, पैसा, पद, आत्मविश्वास, दूसरों को हिकारत से देखने की दृष्टि, सबको आर्थिक स्तर से जांचने का नजरिया और बनावटी मैनर्स अपनाता चला जाता है। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और बिल्कुल दीक्षित के पैटर्न पर जीने लगता है। दीक्षित यानी लीना के पिता। वर्तमान में जीता हुआ किशोर अतीत की चुभ गई स्थितियों और जिंदगी से कट गए पात्रों से लड़ता रहता है, किंतु किशोर की विडंबना यह है कि उसका सारा अहम, सारा आत्मविश्वास, सारा शिष्टाचार कृत्रिम और ओढ़ा हुआ है। यानी वो किशोर की वास्तविकता नहीं है, वो वैसा बन जाने का प्रयास करता है जो कि वह है नहीं। वह कल्पना करता है कि दीक्षित को अपने माध्यम काम करने के लिए फंसाए और उस पर शासन करे। आत्महीनता और घृणा का
घृणा का मनोविज्ञान इस कहानी का मुख्य आकर्षण है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वर्तमान में जो आधुनिक समय में जो कहानियां लिखी जा रही हैं वो पुरानी कहानियों से भिन्न हैं। इनके केंद्र में व्यक्ति है, व्यक्ति के मनोभाव हैं, व्यक्ति का व्यवहार है। मूलतः व्यक्ति के मनोभाव आज वर्तमान की कहानियों का वर्ण विषय है। कल्पना में दीक्षित से लड़ते लड़ते और एक बनावटी जिंदगी जीते जीते टूट चुका है। जब उसे लीना का पत्र मिलता है, उसमें लिखा है कांट वी फॉरगेट द पास्ट। इसे पढ़कर वह आत्मविश्लेषण करता है जो अत्यंत सच्चा है। राजेंद्र यादव ने इस कहानी को भाषा एवं शिल्प के स्तर पर बड़ी कुशलता से बुना और बीच बीच में जो व्यंग किए हैं वे पाठक को कहानी में व्यक्त स्थितियों से जोड़े रखते हैं। और राजेंद्र यादव जी की कहानियों के विषय में राजेंद्र यादव जी की कहानियों के विषय में नामवर सिंह ने कहा है कि राजेंद्र यादव प्राय चक्रदार शिल्प गढ़ने के चक्कर में रहते हैं और उनकी भाषा की पेचीदगी भी संभवतः इसी का परिणाम है। तो अब हमने कहानी का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्राप्त कर लिया और हम समझ भी गए कि इसका शीर्षक टूटना क्यों लिखा गया है। तो अब आज शुरू करते हैं आज की कहानी टूटना। भूमि। गोडसे ने जिस दिन गांधी जी की हत्या की उसके तीसरे रोज के एक छोटे से समाचार ने देर तक या कहूँ आज तक मेरा ध्यान बांधे रखा। जिला के कस्बे के दरोगा अता उल्लेमी खां ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसका ख्याल था कि गांधी जी को सजा देने का यह हक सिर्फ उसे ही था। कहते हैं कि 1.5 वर्ष बाद ही उसे रिटायर होना था। श्री एन किशोर वर्मा, जनरल मैनेजर, विजारिया इंडस्ट्रीज ग्रुप लिमिटेड, 10th फ्लोर। चस्सी पता एकदम सही था। पलटकर देखा, लिफाफा जहां चिपका था वहां मैला हो गया था। हाथ में पेपर नाइफ लिए ही ऊपर रोशनी की तरफ उठाया, किधर से फाड़ा जाए कि खत ना फटे। अंदर कहीं जगह खाली नहीं थी। कुछ तय करे कि टेलीफोन बजा और कोई चीज करंट की तरह तड़प कर खून में दौरा लगा गई। पते के ऊपर लाल स्याही से लिखे पर्सनल पर निगाहें टिकाए, हाथ का पेपर नाइफ उस पर आड़ा रख दिया। वह खुद भी जब 5 सनी जीभ से लिफाफे का गोंद गीला करता था तो चिपकाने पर लाल धारी उभर आती थी। हालांकि लीना को कभी भी उसकी यह हरकत ... लीना का बाप कहता गंवार। यानी वो क्या करता था कि लिफाफे को खोलने के लिए उस पर थूक से उसे गीला कर लिया करता था, फिर खोल दिया करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब क्या कर रहा है किशोर, उसको पेपर नाइफ की हेल्प से उसे काटने का कोशिश कर रहा है। वही टेलीफोन है क्या? ऑपरेटर ने बताया कि दिल्ली की ट्रंक लाइन मिल गई है। अनजाने ही एक दराज जरा सी खोलकर जूता टिकाया और रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे झोंक लेकर बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्टन। के साथ जब बातें की तो दिल धड़धड़ कर रहा था। घबराहट को तो यह सोचकर जीत लिया कि ऐसी आखिर क्या बात है। बड़े बड़े गवर्नर वायसरायों से दीक्षित जब ऐसे रौब से बातें कर सकता था तो वह क्यों नहीं कर सकता। मान लिया जॉर्ज मैकफेरी वर्टन इनकॉर्पोरेशन बोस्टन का गवर्नर डायरेक्टर छोटा मोटा आदमी नहीं होता, लेकिन खा तो नहीं जाएगा। यूँ इस समय उसकी बात का दोहरा महत्व है। 12 करोड़ रुपए का प्लांट बैठेगा साझे में। पिछले साल सेठ जी अमेरिका गए थे, तभी इस साझे की बात का बीच पड़ा था, लेकिन इस बार हो सकता है उसे वर्टन के साथ ही जाना पड़े। अपनी कंपनी की ओर से या उसके सामने फिर एक बहुत बड़ा चांस आ गया है। अब यानी देखिए, ये थोड़ा सा आगे की कहानी चल रही है, इसका फ्लैशबैक में पीछे बताया जाएगा कि किशोर के जीवन में क्या हुआ। अभी यहाँ पर किशोर जो है दफ्तर में काम करता है, वो रौब दिखाना चाहता है, कुलीनता को धारण करना चाहता है, यानी मैनर्स सीखना चाहता है सभी काम को करने के। और जो लीना का पिता है दीक्षित, उससे पग पग पर अपने आप को कंपेयर करता है, अपनी तुलना करता है और उसके जैसा बल्कि उससे बेहतर और उससे ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति बन जाना चाहता है। ऊपर से वह किसी तरह या राइट बट यू सी मिस्टर वर्टन के साथ अपनी बात करता रहा, लेकिन टाई की नॉट टटोलती उसकी उंगलियां कांपती रहीं।
6 मिनट बाद जब उसने सो काइंड ऑफ यू कहकर लाइन काटी तो माथे पर भाप जमाई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। चस्सी चस्सी पीछे कुर्सी की पीठ पर लटके कोट की जेब से रूमाल निकाल कर मुंह पर फेरा, एक घुट पानी पिया। दीक्षित साहब अपने को लाख खुदा लगाते रहे, इस आदमी से बात करें तो नानी याद आ जाए। यानी कि वो उसके हर काम का एक पैमाना हो गया है दीक्षित, जिस पे वो अपने कामों को नापता है, अपने हर व्यवहार को तोलता है, उस पैमाने से नापता है कि अगर वो दीक्षित होते तो ऐसा करते, और दीक्षित होते तो वो क्या करते। फिर वो अपने आप पे गर्व करता है कि इस व्यक्ति से बात करने में तो दीक्षित को भी पसीने आ जाते। पिछले हफ्ते वर्टन कलकत्ता आए थे। लीग ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है, दुनिया भर के कॉकटेल्स डिनर्स का इंतजाम उसने ही तो किया था। बीच बीच में व्यावसायिक बातें भी होती रही। उस खुर्राट, तेज और अनुभवी व्यवसायी के सामने उसी धैर्य और स्तर से टिके रहना सचमुच कम कौशल और कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी। हर क्षण नर्वस हो जाने का खतरा रहता। सही है कि सारे आदेश शेठों के थे और वह उनका नौकर था, लेकिन एक आध मीटिंग पार्टी में उपस्थिति हो जाने के अलावा उन्होंने क्या किया, और मोटे मोटे नफे नुकसान ले लो बेच दो के अलावा उन्हें क्या पता है कि आज की व्यावसायिक दुनिया है कहाँ, कैसी है। नीम की मोटी दातुन रौंदते हुए विश्वामित्र पढ़ लेना और बात है, और शिष्टाचार की बारीकियों, उठने बैठने के तौर तरीकों को समझना दूसरी बात। देसी आदमी शायद आपके पैसे के रौब में आ भी जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपके पैसे को क्या गिनेगा जो 7 समुद्र पार से आपके यहाँ आकर करोड़ों रुपए लगा रहा है। किशोर जानता है कि अगर यह साझा हो गया तो कहीं इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, और हो सकता है उस नई फर्म में उसे ही सबसे महत्वपूर्ण पद संभालना हो। बर्टन के साथ मामला ना भी पटे तो सेठ जी को उससे ज्यादा योग्य और विश्वस्त आदमी कहाँ मिलेगा। और मान लो अगर ... अगर प्रश्नवाचक चिन्ह ... यानी फिर किशोर कल्पना और तुलना करने लगता है दीक्षित से। उनका मन एक नए सपने से थरथरा उठा। जब वह बर्टन को फैक्ट्री की साइट दिखाने के लिए ले गया था तो बहुत सी बात करने का मौका मिला था, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों। सम ऑफ आवर कॉलीग्स रिपीटेडली एडवाइज्ड अस, हल not you have any such undertaking. I mean, in collaboration with Indian business folk, they are not supposed to be fair-minded. बर्टन ने हंसते हुए कहा था, स्पेशली योर हॉल ऑफ मारवारीज। हम लोग मशीनें भेज सकते हैं, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भेज सकते हैं, इन्हें बिजनेस एथिक्स तो नहीं सिखा सकते, सारा एटीट्यूड तो नहीं बदल सकते। पैसा हम भी कमाते हैं और इससे चौगुना कमाते हैं, बट नॉट दैट फिल्दी वे। पैसा कमाना बहुत बड़ी कला है, लेकिन खर्च करना उससे भी बड़ी कला। वी हायर ए मैन फॉर फायर ए मैन, करेक्ट, बट वी पे द प्राइज इन इधर केसेस। खर्च करने के नाम पर ये लोग सिर्फ घूस रिश्वत देना जानते हैं, क्योंकि मेंटली दे आर स्टिल पैट्री ट्रेडर्स एंड गॉसर्स, डिवाइड ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। इसका अपने आप उसके मन में अनुवाद हुआ डंडी मार। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कल्चर क्या होती है, इसका भी उन्हें क ख ग भी नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि इन्हें कुछ दिन अपने यहाँ रखकर कुछ इंटेलिजेंट किस्म के लोगों को आधुनिक व्यवसाय के तरीके और व्यापार व्यवस्था सिखाएं। आप लोगों की सरकारी नीति आड़े आती है, वरना हमें तो किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। फिर मैं भी व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि तुम एक आध बार आकर हम लोगों के काम का आइडिया तो लो। बर्टन ने ये सारी बातों से बहुत विश्वास में लेकर मजाक का पुट मिलाकर दोस्ती का वास्ता देते हुए टुकड़ों टुकड़ों में कही थी, लेकिन किशोर को सारा रवैया पसंद नहीं आया था, जैसे साला दान कर रहा हो। इस तरह की भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियाओं के बावजूद वह उनके पीछे छिपे आशय को भी समझ रहा था। फिर जब बर्टन ने कहा कि हमें टॉप रेस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो काम के हमारे तौर तरीकों को भी जानते हो, गाइज लाइक यू, तब तो कुछ समझने को नहीं ही रह गया था। इसलिए जब उसने दिल्ली के फोन के बाद ही ऑपरेटर से एटलस ट्रेवल्स मांगकर सुबह ही फ्लाइट से जैसे भी हो दिल्ली का टिकट मांगा, तो कहीं कुछ कचोट रहा था, कुछ गलत कर रहा है। और उसी कचोट को दबाने के लिए उसने फोन पर सेक्रेटरी को आदेश दिया, रोमन, किसी को फौरन एटलस भेज दो, फोन पर बात हो गई है, किसी नाम में हो, सुबह की फ्लाइट से एक टिकट ऊपर से जो लगे लगा देना। दीक्षित की ऐसी कम तैसी, उसने परम तृप्ति के भाव से गहरी सांस फेंककर शरीर ढीला छोड़ दिया। अब जो किशोर है चालाकी सीखना चाहता है, चालाक व्यक्ति बनना चाह रहा है, दीक्षित को नीचे दिखाने के लिए। सामने के दांतों की संधि से जीभ की नोक अड़ाकर हवा खींची, चिस्सी चिस्सी।
साथ ही ख्याल आया उसकी इस हरकत को किसी ने देख सुन तो नहीं लिया। चैम्बर में कोई नहीं था। पीछे से आती एयर कंडीशनर की बेमालूम सी आवाज थी। चिकपलाई मड़ी दीवारों पर छत के जालीदार कटाव में जलते नियॉन ट्यूब्स थे और मेज पर रखे 3 टेलीफोन, टेबल लैंप्स, कैलेंडर, ट्रे सभी बहुत साफ थे। इस बार उसने और भी जोर से चिस्सी चिस्सी किया और बच्चों जैसे अपनी शैतानी पर मुस्कुरा पड़ा। उस मुस्कुराहट के साथ ही भीतर की कचौट घुल गई। कुछ नहीं जी, जॉर्ज मैक फेरी बर्टन इनकॉर्पोरेशन की नौकरी इस सटोरिये की नौकरी से हर हालत में अच्छी रहेगी। यहाँ क्या है, जब तक सेठ के हाथों में नाचो तब तक ठीक है। यहाँ जरा भी अपना कुछ दिखाना चाहो वहीं ... और दूसरी कंपनियों के जनरल मैनेजरों के मुकाबले पैसे बहुत कम। किसी को बताओ तो शर्माइए। एयर कंडीशनड चैम्बर, सेक्रेटरी, 2 बैरे, फर्निश्ड फ्लैश ड्राइवर, गाड़ी और 200 आदमियों का स्टाफ तो जो भी वहाँ होता उसे ही मिलता। मुझे तो वही 2500 और साल में 21,000 रुपये 21,000 से ऊपर देते हैं। लेकिन बर्टन में इससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तभी जाने की बात सोची जाएगी, नहीं तो मगर इतना ही मिले तब भी चले जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात तो यह है कि बर्टन साला हमेशा यहीं हिंदुस्तान में थोड़े ही बैठा रहेगा, सेठ की तरह सिर पर। फिर अमेरिकन फर्म की बात ही अलग है। यानी अभी उस समय का दौर है जब नई नई जो कंपनियां हैं विदेश से आके भारत में अपना व्यापार विस्तार कर रही थी और उन्हें काम करने के लिए आधुनिक सोच वाले युवकों की आवश्यकता थी, जो इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते और एक समर्पित तरीके से अपनी नौकरी को करना चाहते हैं ना। इसीलिए बर्टन किशोर को ऑफर करता है और किशोर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह का धर्म संकट उसे हर बार नौकरी बदलते हुए आया है, लेकिन हर बार कचोट पहले से कम तीखी होती गई नहीं। वह किसी को धोखा नहीं दे रहा, उसे तो सिर्फ एक आदमी को दिखा देना है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अब वह किसी भी अवसर को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी आंखों में लंबे जहाज की सरकती शानदार गाड़ी तैरती चली गई। लाइफ और टाइम में उसने कई बार उन्हें छांटा है। जिस लेटेस्ट मॉडल की अमेरिकन गाड़ी में बैठकर किशोर घुमा करेगा, वह सेठ रामजी दास विजेरिया को 2 साल बाद मिल पाएगी। यानी कि जो अब वर्तमान वाली जो उसकी नौकरी है, जो बर्टन उसे ऑफर करता है, उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है सेठ रामजी दास बिजारिया की नौकरी से। उत्तेजना की झरझरी जब उससे नहीं सही गई तो वह कुर्सी को अपने पीछे घूमता छोड़कर झटके से उठ खड़ा हो गया। फॉर टॉप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट गाय लाइक यू। मन हुआ कि जूते की एड़ी पर एक चकफेरी लगा जाए और सीटी बजाने लगे, लेकिन तभी उसे किसी का ध्यान आ गया तो उत्तेजना के ऐसे आवेश को कहीं भी कभी भी यह प्रकट नहीं होने दे सकता था। वह पीछे वाली वेनिशियन चिक खींचकर शीशे के पार देखता रहा। 10 मंजिल की ऊंचाई से हर चीज का खिलौना जैसा लगना अब उसे चकित नहीं करता। पतली दरार जैसी सड़कों में काली भूरी गाड़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह लगती हैं। सड़क पर राइटर्स बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची हो, लेकिन यहाँ से जमीन से जरा सी ही उठी लगती हैं, जिसकी बजरी बिछी चौड़ी छत पर हजारों गमलों को दर्जनों मजदूर इधर से उधर रख रहे हैं। पूरा बगीचा लगा रखा है। बर्टन वाला मामला हो जाए तो 6-7 हजार आदमी तो अपनी कंपनी में भी होंगे उसके नीचे। तब वो अगले बंगले में खूब बड़ा बगीचा लगाएगा और नियम से बागवानी किया करेगा। साला पेट निकलने लगा, इसे कम करना होगा। गाय लाइक यू। उस जैसे टॉप आदमी की पर्सनालिटी स्मार्ट होनी चाहिए। और उसकी उंगलियां अचानक नाक के नीचे वाले मस्से पर चली गईं। वह उसे टटोलता रहा। बहुत बार कटवा दिया, हर बार बढ़ जाता है। डॉक्टर बनर्जी कहते हैं हर्ज क्या है। उसे क्या ... कि चेहरे पर यह कैसा लगता है। लाड में आकर लीना इसे 2 उंगलियों में दबाकर पूछती थी, इसमें दर्द नहीं होता? तुम्हारी पर्सनैलिटी में बस यही ... यानी अब जो किशोर है ना, हर बात पे लीना और उसके पिता की कही हुई बात उसे याद आती है। अचानक उसे पर्सनल वाले लिफाफे का ख्याल हुआ आया। मेज से उसे उठाकर वह फिर वहीं आ खड़ा हुआ। नाइफ वहीं छूट गया था, इसलिए जेब से गुच्छा निकाल एक पतली सी चाबी से होशियारी से खोला। खत निकाला और फटा लिफाफा मसल कर बाहर फेंक दिया। 4 तय किया हुआ मोटा सा कागज था और बिना किसी संबोधन के अंग्रेजी में एक लाइन घसीट दी गई थी, कांट वी फॉरगेट द पास्ट। नीचे लीना किशोर और खत के एकदम नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज और तब शहर का नाम। उसने निहायत निरुद्विग्न रहकर समझा, क्या हम अतीत को भूल नहीं सकते? कागज को उल्टा पलटा कुछ नहीं, वह यूं ही चुपचाप बाहर देखता खोया खोआ खड़ा रहा।
8 साल में यह पहला पत्र है, खोया खोया खड़ा रहा। यानी 8 साल पहले उसकी बीबी और वो दोनों अलग हो गए। यहाँ पता चलता है कि उसकी जो बीबी है गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लग गई है, प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की। अब आगे क्या होता है देखते हैं। पीछे खटखट हुई। मेज पर बहुत से टाइप किए हुए कागज पेपर बेड से दबाकर रामन लौट रहा था। किशोर को घूमते देख रुका। किशोर ने मेज के पास आकर खड़े होकर ताजे टाइप किए हुए अक्षरों पर निगाहें टिकाए पूछा, यह क्या है? रोजर्स नील वाले कागज हैं, लंच के पहले मांगे हैं, रमन ने बताया। तब तक किशोर ने खुद भी पढ़ लिया था। रोजर्स एंड नील सॉलिसिटर्स से लंच से पहले अपॉइंटमेंट था। फेरो एलाय वालों ने अभी तक रुपया नहीं दिया। झंझट था, 1000 रुपये रोज का इंटरेस्ट कौन दे। बैंक बिजारिया इंडस्ट्रीज से मांगता था, लेकिन जब अलॉय वालों ने पेमेंट ही नहीं किया तो इंटरेस्ट भी उन्हीं के जिम्मे जाएगा। सारी चीजें उसके दिमाग में झट से इससे आ गई। ओह हाँ, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था। और वह कागजों को गौर से देखता रमन द्वारा घुमाकर सीधी की गई कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी देखी, 1 घंटा है, सारे कागज इसी बीच तैयार हो जाने। क्या? जैसे ही रमन ने नीचे पड़ा कागज उठाकर बहुत धीरे से मेज पर रखा, किशोर चौंक कर पूछ बैठा। असल में मैं भूल ही गया था कि रमन अभी तक वहीं है। कागज पर निगाह गई, अरे लीना वाला खत है। शायद खिसक कर नीचे गिर गया था। रमन ने पढ़ तो नहीं लिया, फौरन बोला, तुम चलो रोजर्स नील के यहाँ शिपिंग क्लेम वाले कागज का भी ख्याल रखना। और जब रमन ने दरवाजा खोला तो कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, और सुनो। फिर कई सेकंड याद करता रहा कि उसे रमन से क्या बात कहनी थी। हाँ, वो एटलस में भेज दिया किसी को? जी। बिना रमन का जवाब सुने मोटे फ्रेम का चश्मा नाक पर चढ़ाकर हाथ में खुली कलम लिए वह टाइप किए हुए अक्षरों को गौर से पढ़ पढ़कर दस्तखत करने लगा था। अब जानती है ना कि मुझे 4-4.5 हजार रुपया महीना मिलता है। कांट वी फॉरगेट द पास। अब तो भूलने की बात आएगी ही। चम चम टेलीफोन बजा तो उसने बिना उधर देखे हाथ बढ़ाकर टटोलते हुए चौका उठाया। किशोर। 5:30 पर आ रहे हो ना? क्राउन इंश्योरेंस का गर्ग था। कहाँ? किशोर सचमुच भूल गया था। प्रिंसेस और कहाँ? गर्ग झुंझला उठा, जब आदमी हो यार, आज तो बहुत ही फंसा हूँ। तेरा हमेशा यही रोना रहता है। गर्ग झुंझला उठा। अच्छा यार, तू जनरल मैनेजर हुआ, हमने मिसेज लालचंदानी को भी बुला लिया। हाई एम अंडर स्टाफ्ड। जानता है, मारवाड़ी कंसर्न है यह। क्या करूँ, अपनी चिट्ठियां तक देखने की फुर्सत नहीं मिलती। उसे लीना का खत ध्यान आ गया। अच्छा, यू डोंट माइंड, मैं जरा लेट हो जाऊंगा। ओ यस। गर्ग खुश हो गया। तुझसे यार एक सलाह करनी थी। मिसेज लालचंदानी की बहन वाला ही चक्कर है। तुझसे कहा था अपने दफ्तर में रख ले, ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट। देखिए, ये जो कहानियां है ना, आधुनिक कहानियां, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही कहा, इसमें विस्तार से कथा को बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी घटना होगी, उनके पति पत्नी में लड़ाई होगी और उसी के कुछ संवाद होंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। ये आधुनिक युगबोध की कहानियां हैं। इसमें आधुनिकता की झलक, आधुनिक संबंधों की झलक जगह जगह देखने को मिल रही है हमें। चाहे व्यापार की बात हो कि किस प्रकार एक व्यक्ति थोड़ा सा लाभ पाते या अच्छा ऑफर मिलते ही पुरानी कंपनी को छोड़कर झट से नई कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहता है। आगे क्या होता है? अब दोनों दोस्तों में बात हो रही है। गर्ग और किशोर दोस्त हैं। अब मुझे और पिटवा। सचमुच की लड़की की बात दूर है, जानता है, यहाँ लड़की की तस्वीर तक नहीं लगती। फिर जैसे बड़ी बहन है वैसे छोटी भी होगी। उसने मजाक तो कर दिया, लेकिन ख्याल आया, मान लो ऑपरेटर टेप कर रहा हो। जनरल मैनेजर साहब, इसे इस गर्ग का तू करके बात करना भी पसंद नहीं है, लेकिन आज कुछ कह भी नहीं सकता। पुराना दोस्त है, जब उसे कुल जमा 600 रुपये मिलते थे तब का, इसलिए वह खुद गर्ग से बहुत ही इज्जत से बात करता है, लेकिन कमबख्त हिंट ही नहीं लेता। कहीं दीक्षित साहब के सामने। अचानक फोन पर उसकी आवाज़ बड़ी कड़ी और सख्त हो गई और वह सामने वाले कागजों को पढ़ता हुआ हाँ हूँ के संक्षिप्त उत्तर देता रहा। गर्ग को लालचंदानी को लेकर कहीं जाना था, इसलिए किशोर की गाड़ी की जरूरत थी 2 घंटे के लिए। उसे ख्याल भी नहीं कि कब उसने कहा, यह सब तो शाम को सुनेंगे, लेकिन आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस जैसी जिद्दी औरत ऐसा लिखेगी। कौन? गर्ग चौंक कर बोला, कौन ऐसा लिखेगी? अचानक किशोर ने जीभ काट ली। फौरन बोला, सॉरी। यह एक साहब यहाँ बैठे, उनकी बात का जवाब दे रहा था। यानी कि किशोर की मन स्थिति ऐसी है कि वो ऑफिस में काम कर रहा है, व्यापार के जब समझौते या संधि जो भी कह लीजिए बातें कर रहा है, तो उसके दिमाग में लीना के पिता दीक्षित हैं और अब वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। तो लीना का एक खत आया है, तो उस खत पे एक ही शब्द लिखा, एक ही लाइन लिखी है, लेकिन वो बार बार उसी के विषय में सोच रहा है। वो सब कुछ ही भूल गया, उसको कुछ भी याद नहीं है।
झूठ बोल देता है कि यहाँ कोई आदमी बैठा है, उससे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा तो शाम को मिल रहे हैं, और उसने झट फोन रख दिया। गजब हो गया ना, क्या बात मुंह से निकल गई, एकदम सामने बैठे साहब की बात न सूझती तो यही प्रत्युत्पन्न मति ही तो उसे यहाँ ले आ सकी है। कोई दूसरा होता तो हाथ पांव फूल जाते। चस्सी चस्सी उसने दराज खोलकर पाइप निकाला, कागजों पर लिखे टिकाई टिकाई तंबाकू भरी और दांतों में दबाकर जलाने लगा। यह पाइप उसे बर्टन ने दिया था। तभी बैरे ने आकर धीरे से एक चिट सामने रख दी। भेज दो। बैरा चला गया तो ख्याल आया कि जनरल मैनेजर को एकदम किसी को नहीं बुलाना चाहिए, लगेगा भीतर खाली बैठा था। चिट पर नाम के आगे जयंत और बिजनेस के सामने बाई अपॉइंटमेंट लिखा था। इसका तो उसे ख्याल ही नहीं कि आज का समय दिया था। चिट रखी तो रमन का पेपर वेट से दबाया गया खत सामने था। कांट बी फॉरगेट द पास्ट। जल्दी से मोड़कर पीछे लटके कोट की जेब में डाल दिया, हर बार सामने पड़ जाता। गुड मॉर्निंग सर। डरते डरते से एक नवयुवक ने इस तरह प्रवेश किया मानो खेल शुरू हो जाने के बाद किसी ने सिनेमा हॉल में कदम रखा और टटोलते हुए पाइप बुझ गया था। पर उस जली माचिस झुलाए 3-4 बार सांस खींचते खींचते किशोर ने धीरे से सिर हिलाकर नमस्कार की स्वीकृति दी और एक हाथ से बैठ जाने का इशारा किया, यानी कि वो बड़े लोगों जैसा बर्ताव कर रहा है किशोर जी। वो फर्नीचर वाले कोटेशंस लाया हूँ। सिर झुकाकर ब्रीफकेस के कागज निकालते निकालते जयंत बोला। वह ऑफिस के फर्नीचर के डिजाइन, नक्शे और दाम बताता रहा। गेहुआ दुबला सा नबियों की हेमंडलूम की टाई, टर्लिन की आसमानी कमीज, काली पतलून, पाइप के कश लगाता हुआ किशोर कभी उसके पीलापन लिए हुए सवारे बालों को देखता और कभी दाहिने हाथ में पड़ी लोहे की अंगूठी को जिसमें नक की तरह सिम्फिक्स का एक चेहरा बना हुआ था। परसों किशोर को जयंत अपनी पत्नी के साथ न्यू मार्केट में मिल गया था। अब देखिए वो व्यापार है तो ऑफिस में, लेकिन उसकी बातें घूम रही हैं दिमाग में बहुत सारी। भरे शरीर की सुंदर हंसमुख युवती थी। जयंत के हाथ में पैकेट थे और माला के पास पर्स। परिचय हुआ। उसने जयंत का साफ सुथरा शिष्ट तौर तरीका शुरू से ही पसंद है। माला के परिचय के बाद ही लगा जैसे जयंत से उसे स्नेह भी हो। पता नहीं कैसे भ्रम हो गया कि माला को बैडमिंटन खेलना पसंद है और उसे क्रीम खाने का शौक है। जयंत के बड़े हुए हाथ से कागज लेकर लापरवाही से पूछा, हाउ इज योर मिसेज? फाइन थैंक यू। जयंत ने पिन कुशन से पिन खींचकर 2 कागज पिन किए और सामने सरका दिए। एक स्कूल में पढ़ाती है म्यूजिक। क्यों मॉडर्न रिनोवेटर्स तुम्हें ठीक पैसे नहीं देते क्या? उसे खुद आश्चर्य हुआ कि वह यह सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगाने का काम उसे पसंद नहीं। अचानक जयंत की आंखों में एक चमक आई। आपके यहाँ कभी कोई जगह हो तो? किशोर को एकदम काम और समय का साथ ही ख्याल आया। दस्तखत करने से पहले कोने में कुछ लिखता हुआ बोला, जरूर। फिर सोचने लगा, बर्टन वाली कंपनी में जयंत को लिया जा सकता है। उसे जयंत पसंद भी है, जरूरत तो पड़ेगी ही। आलाय क्यों, तुम्हारी मिसेज बहुत अच्छा गाती है क्या? जाने क्यों उसके मन में आया कभी जयंत की पत्नी को एक खूबसूरत सी रॉ सिल्क की साड़ी भेंट देगा। जी हाँ, जयंत ने गदगद होकर कहा। आपको एक बार हम लोग बुलाएंगे। 2-1 बार रेडियो पर भी प्रोग्राम हुआ है। Isn't she hate you? Isn't she hate you? जब तक वह सचेत हुआ वाक्य उसके मुंह से निकल चुके थे, उसने जल्दी से बुझे पाइप के 2-2 कश खींच कर कहा, आई मीन योर वर्क। तुम ये फर्नीचर और दूसरी चीजों के एस्टीमेट देते फिरते हो, उन्हें बुरा तो लगता ही होगा। जी जी। अब देखिए दिक्कत ये है किशोर के साथ कि वो कुछ और बनना चाह रहा है जो कि वो है नहीं। अब उसकी पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ है दोनों एक दूसरे से घुल मिल हो रही है। अब वो उसकी पत्नी को रॉ सिल्क की साड़ी यूं ही नहीं देना चाहता। क्यों देना चाहता है? उसके जीवन में जो पिछले जीवन में जो घटनाएं हुई है, जिनके बारे में अभी हमने कहानी में नहीं जाना, वो घटनाएं जब हमारे सामने आएंगी, जैसा कि हमने देखा कहानी तो फ्लैशबैक में चल रही है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि किशोर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वो क्यों कह देता है कि तुम्हारी पत्नी को ये पसंद नहीं होगा, और ये सारी बातें कि मैं तुम्हारी पत्नी, क्यों सोचता है कि इसकी पत्नी को रॉ सिल्क की साड़ी दूंगा। यह सब हम कहानी में जानेंगे। जैसा मैंने कहा आपसे कि कहानी काफ़ी लंबी है, तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में पूरी कहानी ख़त्म कर लेना संभव नहीं है ना। थोड़ी सी लंबी कहानी है और कहानी बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक युग बोध की कहानियों में, तो उसको पूरा पढ़ना भी आवश्यक है। जी जी, मैंने बताया ना, बहुत पसंद तो नहीं है। बात यह है जी कि उसके घर वाले जरा से अच्छे खाते पीते लोग हैं, सो उसे कहीं मेरे काम से संकोच होता है। लेकिन जयंत का चेहरा देखकर ही किशोर को लग गया था कि बात संभली नहीं है। उसे आश्चर्य और अफसोस होता रहा कि कैसे वह बात उसके मुंह से निकल गई, क्या हो गया उसे। जयंत की बातों के जवाब में हाँ हूँ करके उसने जल्दी से दस्तखत किए, फिर झटके से बैरे की घंटी बजाकर उठते हुए बोला, माफ करना जयंत, इस वक्त जल्दी में हूँ, मुझे लंच से पहले ही रोजर्स नील के यहाँ जाना है। और बिना उत्तर की राह देखे दोनों कंधों पर कोट चढ़ाते हुए बैरे को आदेश दिया, खिलावन
रामन से कह दो कागज लेकर नीचे गाड़ी में चलेगा। जयंत, तुम दत्ता बाबू से मिलकर उन्हें ही सारी बातें समझा देना। पाइप एस्ट्रे में झाड़कर कोट की जेब में रखा तो तह किए कागज से हाथ का स्पर्श हुआ। कांट वी फॉरगेट द पास्ट, इजंट योर वाइफ हिट यू, आई मीन योर वर्क। बीबी, तुमसे मेरा मतलब तुम्हारे काम से घृणा नहीं करती। गाय लाइक यू। बड़े बाबू के चैम्बर तक आते आते यही वाक्य उसके कानों में गूंजते रहे। बड़े बाबू यानी रामजी दास के भाई कन्हैया लाल बिजारिया, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि उसके जो मनोमय स्थिति चल रही है वो उसके काम पर भी इफेक्ट डाल रही है। वो कहना कुछ चाहता है, कह कुछ देता है, वो पूछना नहीं चाहता तो भी पूछ लेता है। उसकी 3-4 बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं और इसीलिए उसकी बड़ी बेचैनी वाली स्थिति उसको महसूस होगी। आगे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा किशोर। आज की कहानी में हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल की कहानी में देखेंगे। कल इस कहानी को आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए। साथ ही ऑल ऑप्शन में जो बेल आइकन बना हुआ है उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और हिंदी की इन बेहतरीन कहानियों को आपके आसपास जो भी हिंदी वाले लोग हैं या जो मैगजीन या आधुनिक कहानियाँ या साहित्य पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। जहाँ तक प्रेमचंद की कहानियों का सवाल है तो वर्तमान में 12:30 बजे एक नाटक चलता है गोदान मुंशी प्रेमचंद एक तहरीर, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी कहानियाँ दिखाई जा रही हैं दूरदर्शन पर। पहले मेरा था कि मैं प्रेमचंद की कहानी आपको पढ़ाऊं एक वीडियो में नेट से संबंधित क्लास है, नेट परीक्षा से संबंधित क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो हिंदी विषय और साहित्य जैसा चैनल का नाम है, दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। लेकिन अब कहानियां क्योंकि उसमें दिखाई जा रही हैं तहरीर में तो फिर वो अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। देखते हैं कौन कौन सी कहानी उसमें दिखाई जाती है। अभी हम आधुनिक काल की कहानियाँ पढ़ेंगे तब तक। और दूसरी जो क्लास आपकी है वो नेट परीक्षा के हिसाब से होती है। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।